विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 5 के प्रश्नों का हल। इकाई 5 है ऊष्मा एवं ताप। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा या गर्म में वर्गीकृत करिए। पहला चित्र है सूरज का, तो ये गर्म है, और दूसरा है बर्फ का। बर्फ ये ठंडा है और चाय फिर गर्म है। आइसक्रीम ये ठंडा हो गया। प्रश्न 2 है, किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो बुखार नापा जाता है तापमापी या थर्मामीटर से। तीसरा प्रश्न है, चित्र को देखकर डिब्बों में उचित ताप लिखिए। यहाँ पर इस ताप पर जल उबलता है, तो जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस भर दिया जाएगा। और यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है। अब चूंकि सेल्सियस थर्मामीटर है तो हमें सारी रीडिंग सेल्सियस में ही देना है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर पानी जमता है। पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न 4 है, मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ है? तो पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की चालन विधि द्वारा गर्म हुआ है। पतीले का जो भाग सीधे गैस पर गर्म हो रहा है, वहां के अणु अपने पड़ोसी अणुओं को ऊष्मा देते हैं और पुनः ये अणु अपने पड़ोसी अणुओं को। इस प्रक्रिया से पूरा पतीला गर्म हो जाता है, साथ में हैंडल भी। 5वां है, निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है? पहला चित्र बना हुआ है एसी का, तो एसी में ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है, क्योंकि चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण में नहीं। इसलिए एसी में ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा। दूसरा चित्र है पानी का उबलना। पानी उबल रहा है इस पैन में, तो पानी में या किसी भी द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, तो यहाँ पे संवहन विधि टिक कर देंगे। तीसरा है आग जल रही है। आग के पास गर्माहट का अनुभव, तो आग के पास गर्माहट का अनुभव विकिरण विधि द्वारा होता है, क्योंकि जब भी हम आग में हाथ सेकते हैं तो बीच में कोई माध्यम नहीं होता। हवा होती भी है तो हवा ऊष्मा की कुचालक है। अगला है कपड़ों में इस्त्री करना, यानी कपड़ों में प्रेस करना। तो यहाँ पर चालन विधि है, क्योंकि कपड़े में डायरेक्ट प्रेस टच कर रहा है और वो कपड़े को गर्मी दे रहा है। अगला है सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना। तो ये विकिरण विधि से आती है, क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं होता, और जहाँ माध्यम नहीं होता वहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से ही होता है। प्रश्न 6 है, रामू के यहाँ शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ की सिल्ली बोरे की परतों से लिपटी हुई थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया गया था? बोरे की परतों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए ऊष्मा बर्फ तक नहीं पहुंचती तथा बर्फ नहीं पिघलती। अतः बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उस पर बोरी की परतें लिपटी हुई थीं। 7वां प्रश्न है, मिलान करिए। अब ऊष्मा के कुचालक और ऊष्मा के सुचालक यहाँ 2 लिखे हुए हैं। अब जो कुचालक है उसको कुचालक से मैच करना है, जो सुचालक है उसको सुचालक से। तो लोहे की छड़ ऊष्मा की सुचालक है, तो इसको यहाँ से मिला दिया। ऊन और गिलास कांच का दोनों ही ऊष्मा के कुचालक हैं, तो इसको कुचालक से मिला दिया। अब लकड़ी भी ऊष्मा की कुचालक है और कागज भी ऊष्मा का कुचालक है। स्टील का बर्तन ये ऊष्मा का सुचालक होगा, इसलिए इसको ऊपर से यहाँ मिला दिया। 8वां प्रश्न है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। नीचे दिए गए कैलोरी मानों को जूल में बदलिए। अब यहाँ पर 2 कैलोरी में पूछ रहे हैं, तो हमें क्या कर देना है, 4.18 को 2 से गुणा करके यहाँ लिख देना है। तो ये आ गया 2 कैलोरी बराबर 8.36 जूल। अब 10 कैलोरी को जूल में बदलना है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है। इसको 10 से गुणा करेंगे, दशमलव इधर खिसक आएगा, तो ये आ जाएगा 41.80 जूल।
अब 5 कैलोरी को बदलना है जूल में, तो हम 4.18 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20.90 जूल। अगला है 8 कैलोरी, तो 4.18 को हम 8 से गुणा कर देंगे यहाँ और आ जाएगा 33.44 जूल। 9 नंबर है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब है, प्रयोगशाला में तापमापी पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जहां ठहरता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस ये अंकित करते हैं, जिसे अधो बिंदु कहते हैं। ये अधो बिंदु। इसके पश्चात नली को उबलते जल में रखते हैं, उस बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न 10 है, यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप C तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F है तो दिए गए सूत्र को पूरा करिए। तो ये सूत्र होता है C/100 बराबर F-32/180। प्रश्न 11 है, दिए गए सेल्सियस मानों को फ़ारेनहाइट में तथा फ़ारेनहाइट मानों को सेल्सियस मानों में बदलिए। पहला है 20 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस को हमें चाहे फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, इसके लिए हम ऊपर वाला ये फार्मूला C/100 बराबर F-32/180 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमें सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो हम फ़ारेनहाइट वाला पार्ट पहले लिख लेंगे, यानी F-32/180 हमने पहले लिख लिया, बराबर लगाया। अब C की जगह पे हमें क्या लिख देना है 20/100 हो गया। अब 180 इधर भाग कर रहा ना, तो इसको दूसरी साइड ले आएंगे, यहाँ पे गुणा कर देगा ये, तो ये नीचे वाले 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो को काट देंगे, तब फिर क्या बचेगा 18 दूनी 36 बचेगा। और इधर 32 माइनस हो रहा है, ये बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से 36 + 32 आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 20 डिग्री सेल्सियस में हो गए 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको यहाँ पे हमने भर दिया है। सेकेंड पार्ट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। अब सेल्सियस में हमें बदलना है तो C/100 पहले लिखेंगे, C/100 बराबर, अब F की जगह पे 98.6 हो जाएगा माइनस 32/180। अब 98.6 से 32 माइनस करेंगे तो 66.6 आ जाएगा। और इधर 100 जो भाग कर रहा था ना, वो दूसरी साइड आया तो गुणा कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला जीरो इससे कट गया, बचा 10। 10 से हम जब 66.6 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये आ गया 666/18। 18 से इसको भाग देंगे तो 37 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस आ गया, उसको यहाँ हमने भर दिया। यही सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप भी होता है। अब थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं। थर्ड पार्ट में 70 डिग्री सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में, एकदम फर्स्ट वाले की तरह करेंगे। F-32/180, C की जगह पे 70/100। अब यहाँ इसको जब हम सरल कर रहे हैं तो 180 आके दूसरी साइड में यहाँ गुणा कर दिया, ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कटे गए, 18 + 126 हो गया। अब 32 जो इधर माइनस हो रहा वो दूसरी साइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 158। तो 70 डिग्री सेल्सियस में हो गए 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हमने यहाँ पे भर दिया। अब सबसे लास्ट वाले को अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस वाला, इसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसको अभी हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल चुके हैं। अब चाहें तो सेल्सियस में बदलें, फ़ारेनहाइट में नहीं ना बदलें, ऊपर वाले से ही हम इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 12 है, कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कपूर, नौसादर आदि। 13 नंबर है, 2 फंसे हुए गिलासों को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं, जिससे वह आसानी से निकल जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रक्रिया के कारण से होता है? दैनिक जीवन में इस प्रक्रिया के उपयोग के और उदाहरण दीजिए। तो धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। जब 2 फंसे हुए गिलासों को गर्म करते हैं तो ऊपर वाला गिलास गर्मी पाकर फैल जाता है और दोनों गिलास आसानी से अलग हो जाते हैं।
अब इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं। दो खंभों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े ना हो जाएं। और दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, रेल की पटरियों को जोड़ते समय कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मी के मौसम में पटरी गर्म होकर फैले तो टेढ़ी ना हो जाए। अब 14 नंबर का प्रश्न है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गर्म जगह से ठंडी जगह तक स्थानांतरित होती है? तो वो है ऊष्मीय ऊर्जा।